हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं या NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ा सकें और उस एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Let's get started. Question number 1. What is the real rate of return? Option A. Return that the investor gets after payment of all expenses. Option number B. Return that the investor gets after taxes. Option number C. Return that the investor gets after adjusting inflation. Option number D. Return that the investor gets after adjusting the risks. Choose your answer. And the correct answer is option number C. Return that the investor gets after adjusting inflation. So inflation means महंगाई दर। औसतन हमारा महंगाई दर 5 to 6% या 7% भी हो सकता है। So for an example, अगर कोई एक साल में किसी इन्वेस्टर ने कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, एक साल बाद उस इन्वेस्टर को 16% का ओवरऑल रिटर्न मिला, लेकिन उस साल अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन या महंगाई दर अगर 6% थी तो वो महंगाई दर को उस रिटर्न में से माइनस किया जाएगा, मतलब 16 माइनस 6% इन्फ्लेशन को माइनस किया जाएगा, तो रियल रेट जो रिटर्न का होगा वो 10% कहलाएगा। तो जब भी हम रियल रेट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से इन्फ्लेशन हटा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रू। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली ही उसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बिकॉज जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड करते हैं और उस फाइनेंशियल गोल को उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ लिंक करके इन्वेस्टर्स करते हैं। सो हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which among the following is not a statutory document? Option A. Fund fact sheet. Option B. Statement of additional information. Option number C. Scheme information document. Option D. E-information memorandum. Choose your answer. And the correct answer is option number A. Fund fact sheet. Fund fact sheet जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता है कोई भी स्कीम के लिए। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए या MC के लिए बहुत ही मैंडेटरी होता है उन्हें स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट शेयर करना, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम शेयर करना। बट फंड फैक्ट शीट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो मैंडेटरी नहीं होती है, लेकिन इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो वो इसका रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following investment avenues does not offer income on a regular basis? Option A. Real estate. Option B. Stocks. Option C. Debentures. Option D. Physical gold. Choose your answer. And the correct answer is physical gold. जो रियल एस्टेट होता है, जो मे बी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकता है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकता है जहाँ पे आपको रेंट मिल सकता है। स्टॉक्स वो इन्वेस्टमेंट होता है जहाँ पर आपको डिविडेंड मिलता है और डिपेंडिंग आपने किस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है या कंपनी का प्रॉफिट क्या है या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है या नहीं। डिबेंचर्स वो होता है जहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलता है या मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिबेंचर। फिजिकल गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपका टाइम के हिसाब से ग्रोथ तो करेगा लेकिन आपको रेगुलर इनकम नहीं देगा। सो द करेक्ट आंसर इज फिजिकल गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is an advantage of mutual fund?
Option A, customized portfolio. Option B, convenience to buy stocks and bonds directly from mutual fund. Option number C, economics of scale. Choose your answer. And the correct answer is option number C, economics of scale. अगर आप कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो, या फिर लॉस होता है तो फिर उसे लॉस उठाना होगा। लेकिन म्यूचुअल फंड एक ऐसा व्हीकल है जिसके जरिए आपने चाहे छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हो, चाहे बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया हो, बेस्ड ऑन दी चूजन स्कीम, जो भी आप स्कीम चूज करते हैं उस स्कीम के अकॉर्डिंगली आपका पैसा या इन्वेस्टर का पैसा डिफरेंट शेयर्स के अंदर या डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वो आईटी इंडस्ट्री हो सकती है, वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकती है एंड सो ऑन। तो इस ये म्यूचुअल फंड का ये एडवांटेज है कि इकोनॉमिक स्किल्स जो डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट सेक्टर्स है, उनमें इन्वेस्टमेंट करके उन सेक्टर्स का या ओवरऑल सभी डाइवर्सिफिकेशन करके उनका फायदा उठाया जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज economics of scale. Next question. For an investor to get a quick sense of the level of risk involved in mutual fund scheme, SEBI suggested a simplified framework known as what? Option number A, riskometer. Option number B, risk factor. Option number C, fact sheet. Option number D, investors risk profile. Choose your answer. एंड द करेक्ट आंसर इज रिस्कोमीटर। सो जब भी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम का डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे तो वहां पर एक रिस्कोमीटर होता है। लाइक रिस्क कितना है, लो है, मॉडरेट है, हाई है, वेरी हाई है। वो एक रिस्कोमीटर एक स्कीम के बारे में बताता है ताकि इन्वेस्टर खुद भी चेक कर सके उसके लिए वो रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट स्कीम होगी या नहीं होगी। सो ये रिस्कोमीटर सजेस्ट करता है कि उस पर्टिकुलर स्कीम में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स कैन अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर register with the mutual fund folio? Option A 1, option B 3, option C 4, option D 5. Choose your answer. And the correct answer is 5. So एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो होता है वो म्यूचुअल फंड के अंदर मैक्सिमम 5 बैंक अकाउंट अपने रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be considered for the purpose of selecting a scheme's benchmark? Option A, mutual fund scheme's investment objective. Option B, investment strategy of mutual fund scheme. Option C, scheme's asset allocation pattern. Option number D, scheme's past returns. Choose your answer. And the correct answer is scheme's past returns. So आपने हर जगह पढ़ा होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। सो चूंकि पास्ट परफॉर्मेंस जो है ये डेफिनेटली या कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इतना एक्स नंबर ऑफ रिटर्न मिलेगा, देयरफॉर वो डिक्लेरेशन दिया जाता है, म्यूचुअल फंड रिस्क होता है। सिमिलरली कोई भी स्कीम हो, चाहे 10 साल पुराना डेटा हो, 20 साल 30 साल पुराना, उन स्कीम्स का पास्ट रिटर्न आप रेफरेंस के लिए जरूर देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन जब उस म्यूचुअल फंड स्कीम का बेंचमार्क अगर तय करना है तो उसका पास्ट रिटर्न को कंसिडर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज वी नेवर नो फ्यूचर में क्या होने वाला है। बट यस, हम उसका पास्ट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देख सकते हैं, समझ सकते हैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है स्कीम्स पास्ट रिटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which agency
Are the mutual fund distributors registered? Option number A, Securities and Exchange Board of India. Option number B, Fund Accounting Team. Option number C, Association of Mutual Funds in India. Option number D, Depositories. Choose your answer. And the correct answer is Association of Mutual Funds in India, जिसे हम एमफी कहते हैं. कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उन्हें एमफी पर ही रजिस्ट्रेशन करना होता है. एमफी पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन्हें जो नंबर मिलता है उसे एआरएन कहा जाता है, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर. विद दैट क्वेश्चन वी आर कमिंग टू एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आपको एग्जाम पास करने में या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में आपको मदद किया हो. डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक और शेयर किया है जो कि एक मॉक टेस्ट है. आप अपना नॉलेज चेक वहां पर एक बार जरूर कर सकते हैं. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें. थैंक यू सो मच. जय हिंद.